स्वागत है आपका यूपी एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत कानपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। कानपुर से शशिकांत की पत्नी मनु गिरफ्तार हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चौबेपुर थाने में पुलिस पूछताछ कर रही है इस वक्त शशिकांत की पत्नी से। पुलिस कर्मियों की शहादत के मामले में पूछताछ हो रही है। मनु पांडे के कई ऑडियो और वीडियो क्लिप्स जारी हुए थे। मनु पांडे जिसने बताया था, जिस महिला को इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनसे पूछताछ हो रही है चौबेपुर थाने में। इनके पति है शशिकांत, जिसकी गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, और इनके ससुर के एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया है। मनु पांडे ये वो महिला जिनके घर के सामने पुलिस वालों की शहादत हुई थी, कई पुलिस वालों की डेड बॉडी मिली थी, और इन्होंने ही फोन पर लखनऊ में जानकारी दी थी विकास दुबे की भाभी को कि आंगन में कई सारे पुलिस कर्मियों की डेड बॉडी पड़ी है, और अब इनसे भी पूछताछ हो रही है। श्याम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, कितनी देर हो चुकी पूछताछ की शुरुआत हुए? क्योंकि आज सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास पुलिस पहुंची थी गांव पर, और गांव पर पहले से पुलिस मौजूद थी, लेकिन आज 10 बजे के आसपास मनु को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि पहले से इसको हाउस अरेस्ट करके रखा गया था और इसके आने जाने पर प्रतिबंध था और ये घर से कहीं आ जा नहीं सकती थी, लेकिन आज पुलिस ने इसको हिरासत में लिया, चौबेपुर थाने में ले जाकर के पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से मनु के लगातार ऑडियो सामने आते रहे और वो लगातार अपना बचाव करती रही, उन्हीं सिलसिले में लगातार फंसी चली गई। जैसे उसने शुरुआत में बताया कि घटना के बाद उसका पति घर पर था ही नहीं। बाद में जब ऑडियो वायरल हुआ तो उससे पुष्टि हुई कि न केवल वो घर पर था, बल्कि विकास उसको बुला करके ले गया था और साथ में ये भी कहा था कि तुमको गोली चलानी है। बाद में मनु ने यह बात स्वीकार की कि घर पे पति थे और उन्होंने फायरिंग की, लेकिन वो दबाव में आकर के उन्होंने फायरिंग की, और वो लगातार इस बात को कह रही थी कि वो गांव में ये लोग रहना नहीं चाहते थे और विकास इनको गांव में जबरदस्ती रोके हुए था। तो इस तरीके की तमाम बयानबाजी, और जो पुलिस लगातार ये बात कहती चली आ रही है कि जो सीओ का शव इनके घर के अंदर मिला था, तो जब सीओ अंदर गिरे थे तो घर की महिलाओं ने शोर करके ये बात कही थी कि पुलिस वाले घर के अंदर हैं, तब विकास के गुर्गे घर के अंदर दाखिल हुए थे और उन्होंने सीओ की हत्या कर दी थी। तो बार बार मनु के कई सारे जो विजुअल्स भी आए थे, ऑडियो क्लिप, विजुअल क्लिप, और वो भी हम देख रहे थे, वीडियो क्लिप में भी बार बार बयान बदलता हुआ मनु का नजर आ रहा था। लेकिन पुलिस अब जाकर पूछताछ कर रही है सख्ती से, पहले क्यों नहीं की गई ये पूछताछ? देखिए, आपको बता दें कि मनु के बयान लगातार जिस तरीके से बदल रहे थे और जिस तरीके से ऑडियो सामने आ रहे थे, शुरुआत से ही इसकी भूमिका संदेह के घेरे में थी। लेकिन मनु की सास की उम्र काफी ज्यादा और इसके 2 बच्चे हैं, और सास की बीमारी के चलते वो बीमार हो गई थी और उनको अस्पताल ले जाया गया था, और इसके बाद अस्पताल से उनको घर लाया गया। तो उनकी देखरेख के लिए पुलिस ने इनको घर पे छोड़ रखा था, और पुलिस लगातार इनके ऊपर निगरानी बनाए रखी हुई थी। वो कौन कौन से सवाल होंगे जिनके जवाब मनु से पुलिस इस वक्त हासिल करना चाह रही होगी? क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां पुलिस ने हासिल कर ली है, खासकर अगर 2-3 जुलाई रात की इंसिडेंट की बात करें तो। देखिए, मनु इस पूरे प्रकरण में बहुत ही अहम कड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि मनु के जो ससुर हैं उनको पुलिस ने एनकाउंटर के तुरंत बाद मार गिराया था, और उसके बाद इनके पति की गिरफ्तारी हुई और दावा यह किया गया कि इनके घर से ही जो असलाहा है AK-47 वो इनके घर से बरामद हुआ था। तो मनु का काफी अहम भूमिका हो सकती है, क्योंकि मनु ने जिस तरीके से ऑडियो में अपने कहा है, फोन कर करके लोगों को बताया है कि किस तरीके से घर में लाशें पड़ी हुई थी। तो अगर पुलिस इसको सरकारी गवाह भी बनाने का प्रयास करती है तो पुलिस के लिए काफी अहम जो जानकारियां हैं वो मनु को प्रोवाइड करा सकती है कि किस समय विकास उनके घर पे आया था, किस तरीके से तैयारियां की गई, और कौन कौन से लोग किस छत पर खड़े हुए थे। तो क्या वो हालात थे, वो पूरा हालात बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो सकता है। जी श्याम, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। मनु पांडे पूछताछ इस वक्त कर रही है पुलिस, हिरासत में लेकर के मनु पांडे को। पति पहले से गिरफ्तार है और ससुर का एनकाउंटर हो चुका है। इधर राम मंदिर शिलान्यास में बीजेपी नेता शामिल होंगे। बीजेपी के बड़े नेताओं को निमंत्रण भेजा जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी को न्योता दिया जाएगा, मुरली मनोहर जोशी को भी न्योता भेजा जाएगा, उमा भारती, कल्याण सिंह को भी न्योता भेजा जाएगा, विनय कटियार को भी न्योता जाएगा। वीएचपी के आलोक कुमार, मिलिंद परांदे शामिल होंगे। 50 से ज्यादा वीवीआईपी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं और उन्हें जगह मिलेगी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। अयोध्या में 5 से 6 बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी। 5 अगस्त को 5 अगस्त को ये खबर आ रही है कि भूमि पूजन होना है, और 5 से 6 बड़ी स्क्रीन अयोध्या में जगह जगह लगाई जाएगी ताकि लोग लाइव कार्यक्रम भी देख सकें। तो एक बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी हो रही है जिसमें भूमि पूजन होगा। बीजेपी के कई बड़े नेताओं को न्योता भेजा जाएगा, निमंत्रण भेजा जाएगा। खासकर ये वो तमाम नेता हैं जो कि राम मंदिर इस आंदोलन से शुरू से ही जुड़े रहे हैं।
और अब उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खबर, खासकर होम आइसोलेशन में जो लोग रहना चाहते हैं, जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं लेकिन चाहते हैं कि वो होम आइसोलेशन में ही रहें, ऐसे लोगों के लिए बड़ी खबर है। शर्तों के साथ होम आइसोलेशन को मंजूरी मिल गई है। प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। राज्य सरकार के पास कोविड अस्पताल पर्याप्त हैं, ये सरकार का कहना है। बावजूद इसके चूंकि मांग लगातार ऐसी उठ रही थी बार बार उन लोगों की ओर से जिनके पास इंतजाम है और जिन्हें बहुत हल्का कोरोना और बहुत ज्यादा लक्षण नहीं, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं, वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे, तो ऐसे में ये बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। बेहतर इम्यूनिटी के लिए पर भी ख्याल रखना जरूरी होगा। कोविड-19 से बचाव के लिए इम्यूनिटी मजबूत रहे, यह जरूरी है। तो ऐसे में जो डॉक्टर्स प्रोटोकॉल देंगे, उन प्रोटोकॉल्स का पालन करके होम आइसोलेशन को अब मंजूरी मिल गई है। लखनऊ, कानपुर नगर, बस्ती, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, बलिया, झांसी, मुरादाबाद, वाराणसी में स्पेशल टीमें गठित की जाएंगी और इन टीमों को भी निगरानी की जिम्मेदारी दी जाएगी। बड़ी खबर ये ली गई है, कोविड-19 के खिलाफ जो जंग इस वक्त पूरा देश लड़ रहा है, उत्तर प्रदेश में अब भी लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स पर भी दबाव बढ़ रहा है और इसी बीच ये बड़ा फैसला लिया गया है। अनामिका लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, एक बड़ा फैसला सरकार ने ले लिया है, दो फायदे तो साफ साफ दिख रहे हैं। खासकर जो लोग हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, उनके पास घर पर इंतजाम है और बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन नहीं, उन्हें आराम मिल सकेगा, वो अपने हिसाब से रह सकेंगे। और दूसरा कि हॉस्पिटल्स पर भी बोझ कम होगा। और देखिए मोनिका, कोविड को लेकर के जिस तरीके से लगातार बैठकें चल रही हैं और नए रोज स्टेप लिए जा रहे हैं, उसी कड़ी में अगर देखा जाए तो यूपी सरकार की ओर से आज एक बड़ी पहल की गई है होम आइसोलेशन की मंजूरी देने के साथ ही ये जरूर कहा जा रहा है कि अभी गाइडलाइंस क्या होंगी, नियम शर्तें क्या होंगी, वो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हॉस्पिटल जाने से बच रहे थे, बहुत सारे लोगों को इस बात का डर था कि अगर हॉस्पिटल जाते हैं वो तो एक लंबा चौड़ा खर्चा जो है वो उन्हें सताएगा, और ऐसे लोग अपने सिम्टम्स को छिपा भी रहे थे। लेकिन ऐसा होने से अब चूंकि होम आइसोलेशन को मंजूरी दे दी गई है तो ये जरूर माना जा रहा है कि अब लोग सिम्टम को छिपाएंगे नहीं अपने, और अब उन्हें ये लगेगा कि अगर पॉजिटिव हो भी जाते हैं बाई चांस तो उन्हें इलाज घर पे ही मिल सकेगा, उन्हें हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा। ये यहाँ पे जरूर देखा जा रहा है। दूसरी बड़ी बात ये भी है यहाँ पर कि जो दबाव था हॉस्पिटल्स के ऊपर बेड्स की इस्तेमाल को लेकर किया या बेड की कमी को लेकर बार बार चर्चा की जा रही थी। हालांकि टेस्टिंग को लेकर के जोर दिया गया, यूपी में बेड को बढ़ाने को लेकर जोर दिया गया, लेकिन जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं या ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगस्त के महीने में भी और केसेस बढ़ेंगे। ऐसे में जो एसिम्टोमेटिक लोग हैं जिनको कोई खतरा नहीं है या कोई सिम्टम नहीं है या कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, उनका इलाज घर पे ही संभव हो सकेगा अब होम आइसोलेशन के जरिए। जी, एक और जानकारी, अभी शर्तें तो बाद में साफ होंगी, लेकिन ये बताइए जो स्पेशल टीम्स की बात हो रही है अलग अलग शहरों में, उनकी जिम्मेदारी क्या होगी? देखिए, अगर यूपी की बात की जाए तो जिस तरीके से गाइडलाइंस आएंगी वैसे ही जिलों में जिस तरीके से कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं या फिर अगर होम आइसोलेशन की बात की जाती है तो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि उस होम आइसोलेशन के गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो होम आइसोलेशन के नाम पर खतरा मोल लेंगे या दूसरे को संक्रमित कर देंगे। तो ऐसे में ये जिम्मेदारी भी बनेगी जिला प्रशासन की कि अगर जो भी नियम लागू किए जाते हैं या गाइडलाइंस जारी की जाती हैं उसको वो फॉलो करवाएं। फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा, गाइडलाइंस को देखने के बाद ही शायद ये पता चल पाए कि बाकी राज्यों के मुकाबले यूपी में क्या बड़े बदलाव किए जाते हैं गाइडलाइंस को लेकर के, और इसके बाद ये जरूर देखना होगा कि किस तरीके से कोरोना के केसेस में कमी आती है या फिर इलाज में ज्यादा लोग जो रिकवरी रेट है वो उसमें कैसे इजाफा होता है। अनामिका, एक और सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, लोगों में ये कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव पाया जाता है, वो होम आइसोलेशन में रहना चाहता है, तो इसकी इजाजत उसे लेनी होगी किससे? हॉस्पिटल से किसी या फिर जिला प्रशासन से इजाजत लेनी होगी? अगर जिला प्रशासन से तो वो किन किन नॉर्म्स को और किन किन कैटेगरीज को देखेगा कि इजाजत दी जाए या नहीं? देखिए, अभी भी अगर देखा जाए मोनिका टेस्टिंग को लेकर के, तो पहले आपकी जब कोरोना टेस्ट होता है आपका, तो आपकी रिपोर्ट में बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि आपको माइल्ड सिम्टम है या कोई परेशानी है। मैक्सिमम पेशेंट जो शिकायत करते हैं कि उन्हें गले में प्रॉब्लम है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, तो उनके आधार पर लखनऊ में भी अगर बात की जाए या पूरे यूपी की बात की जाए तो L1, L2, L3 के कैटेगराइज हॉस्पिटल्स की व्यवस्था की गई है। ठीक वैसे ही अगर आपके कोरोना सिम्टम्स उस तरीके से नहीं हैं तो ये हॉस्पिटल डिसाइड करेगा, ये डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे कि आपकी स्थिति क्या कहती है, क्या आप हॉस्पिटल में एडमिट करने के लायक हैं या फिर घर पे आपका इलाज संभव है।
अगर घर पे आपका इलाज संभव है, होम आइसोलेशन संभव है, तो क्या आपके पास ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप रह सके, आपका इलाज संभव हो सके? तो ये पेशेंट की मर्जी पर या इच्छा पर डिपेंड नहीं करेगा। बहुत हद तक ये डॉक्टर सजेस्ट करेंगे कि आखिर किस तरीके से रिकवरी हो सकेगी। अगर कंडीशन बहुत खराब है, हफ्ते भर से बुखार है, सर्दी जुकाम है या सांस लेने में तकलीफ है, तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, फिर चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो। हाँ, अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड सिम्टम है। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो अनामिका ने दी कि अब होम आइसोलेशन को मंजूरी है, लेकिन शर्तों के साथ। ऐसा नहीं है कि हर किसी को होम आइसोलेशन की मंजूरी होगी। मेडिकल कंडीशन क्या है, स्वास्थ्य किस तरह का है और व्यवस्था घर पर है या नहीं, वो तमाम चीजें होंगी जिस पर यह निर्भर करेगा कि होम आइसोलेशन की मंजूरी मिलती है या नहीं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कानपुर, कोरोना से ही जुड़ी खबर, जहां पर कानपुर में कोरोना का कहर देखने को मिला। मधुराज हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, वहां पर एक दो नहीं बल्कि कई केस सामने आ गए। 2 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। हॉस्पिटल के 9 मेडिकल स्टाफ भी संक्रमित हुए हैं। कोरोना संक्रमित 3 लोगों की हालत इस वक्त नाजुक बताई जा रही है। हॉस्पिटल के मालिक को भी कोरोना संक्रमण हुआ है। तो एक हॉस्पिटल में 10 से 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इधर राजधानी लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन भी एक्शन में है। डीएम ने अफसरों को सख्त निर्देश दिया है कि सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को फौरन कोविड हॉस्पिटल या फिर कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया जाए। डीएम ने सख्त चेतावनी दी है कि लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर कोरोना को ही हथियार बनाकर प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि लखनऊ गोरखपुर में बेड फुल हो चुके हैं, ऐसी खबर आ रही है। कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, अस्पतालों की स्थिति चिंताजनक है। तो ये सवाल उठाया है प्रियंका गांधी ने। साथ ही उन्होंने कुछ आंकड़े भी पेश किए हैं। ट्विटर के जरिए ये सवाल एक बार फिर से प्रियंका गांधी ने प्रदेश सरकार पर उठाया। 3 महीने पहले सरकार के सामने उन्होंने मांग रखी थी, प्रेस वार्ताओं से सरकार का काम नहीं चलेगा, ये आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि 3 महीने पहले उन्होंने जो मांग रखी थी वो मांग पूरी नहीं हुई और ये जो सरकार है वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, स्थिति पर ध्यान देना होगा, ये सचेत भी कर रही है प्रियंका गांधी प्रदेश सरकार को। लखनऊ और गोरखपुर, ये देखिए आंकड़े भी उन्होंने रखे हैं और आरोप एक बार फिर से, हमला एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर। इधर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी एनकाउंटर की जांच करेगी। हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। एक पूर्व डीजीपी भी जांच कमेटी में शामिल होंगे। यूपी सरकार ने जांच कमेटी को मंजूरी दे दी है। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने संगीन मुकदमों का मुख्य आरोपी बेल पर रहा था, यह सिस्टम की नाकामी ही है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया और क्या टिप्पणी की है, 10 बड़ी बातें आपको बता देती हूं। सुप्रीम कोर्ट में जो बात सामने आई, विकास दुबे एनकाउंटर पर बहुत बवाल। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से तल्ख सवाल किए हैं। कोर्ट ने सरकार से पूछा, सटीक रिपोर्ट की मांग की है। कोर्ट ने कहा कि आप रिपोर्ट पेश कीजिए। पूरी घटना को सिस्टम की विफलता भी करार दिया। वहीं सीजेआई ने कई गंभीर सवाल उठाए। विकास को जमानत दिए जाने पर भी हैरानी जताई गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से और ये सवाल उठाया गया कि आखिर शातिर अपराधी को पैरोल कैसे मिल गई थी। अब दोबारा बनाई जाएगी जांच कमेटी। जांच कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज होंगे, एक पुलिस अधिकारी भी जांच कमेटी का हिस्सा होंगे और इधर प्रदेश सरकार ने भी इस नई कमेटी के गठन को मंजूरी दे दी है। इधर गैंगस्टर विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि विकास दुबे के शरीर में 1 2 नहीं 3 गोलियां लगी थी, आर पार हुई थी। दाहिने कंधे से 1 गोली आर पार हो गई थी। सीने में बाईं ओर से 2 गोलियां आर पार हुई थी। विकास दुबे के शरीर पर 10 जख्म मिले हैं। 6 जख्म गोलियों के हैं, जिनमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिले हैं। गोलियां कितनी दूर से मारी गई, ये खुलासा नहीं हुआ है। तो 3 गोलियां विकास दुबे के शरीर से आर पार हुई थी। कितनी दूरी से गोली चली है ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन 6 जख्म के जो निशान हैं उनमें 3 एंट्री पॉइंट, 3 एग्जिट पॉइंट।
इधर कानपुर पुलिस ने काफी कश्मकश के बाद जय वाजपेयी और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। जय वाजपेयी पर घटना के दिन विकास दुबे को 2 लाख रुपए और 25 कारतूस देने का आरोप है। 13 दिन की पुलिस हिरासत के बाद पुलिस ने विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि जय वाजपेयी ने 2 जुलाई की रात बिकरू गांव में पहुंचकर विकास को 2 लाख रुपए दिए थे। इसके अलावा 25 कारतूस भी मुहैया कराए थे। इसके बाद नज़ीराबाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जय की 3 लग्जरी गाड़ियां हाईवे पर लावारिस हालत में खड़ी हुई पाई गई थी, जिसके बाद पुलिस इन गाड़ियों को कब्जे में लेकर थाने आ गई थी। जांच में पता चला कि ये गाड़ियां जय वाजपेयी की हैं। उसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और लगातार उससे पूछताछ की जा रही थी। कल पुलिस ने जय वाजपेयी को छोड़ दिया था और मीडिया का प्रेशर बनने के बाद जय को दोबारा हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की तो इस बात का खुलासा हो गया कि जय ने न केवल रुपए मुहैया कराए थे बल्कि अपने घर में रखे 25 कारतूस भी विकास को दिए थे। जिसके बाद जय को गिरफ्तार कर लिया गया है। जय के साथ उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश कानपुर। इधर विकास दुबे के नाम पर ओपीडी पर्चा सामने आया। ओपीडी का पर्चा बनाने वाला युवक नशेड़ी निकला है। स्वास्थ्य विभाग ने पर्चा बनाने वाले कर्मचारी को नोटिस दिया है। विकास दुबे के नाम से इसने बनाया था ओपीडी का पर्चा। दादरी हॉस्पिटल में बनाया गया था यह पर्चा। ओपीडी का पर्चा एनकाउंटर वाले दिन ही बनाया गया था। ओपीडी का पर्चा आखिर इसकी वजह क्या थी वो भी सामने आ जाएगी बात, लेकिन एक शख्स पकड़ा गया है जो कि नशेड़ी है और इसने विकास दुबे के नाम पर ओपीडी का पर्चा बनाया था। और कानपुर के बिकरू गांव का मुठभेड़ मामला, इसमें लखनऊ में एसआईटी दफ्तर पहुंचा श्यामू वाजपेयी का परिवार। बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचा परिवार एसआईटी दफ्तर। श्यामू की मां और 2 बहनें एसआईटी दफ्तर पहुंची हैं। श्यामू वाजपेयी को परिवार ने बेगुनाह बताया। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ था श्यामू वाजपेयी और अब इसकी फैमिली पहुंच गई है एसआईटी के दफ्तर। फैमिली का कहना है कि श्यामू पूरी तरह से बेकसूर है। उधर रामपुर में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। एम्बुलेंस में मस्ती कर रहे स्टाफ पर कार्रवाई हुई है। कंपनी ने एम्बुलेंस कर्मी को नौकरी से हटा दिया है। एक वीडियो सामने आया था जिसमें यह शख्स एम्बुलेंस के अंदर मस्ती करता दिखा था, जबकि उसकी जिम्मेदारी बहुत ही गंभीर और ऐसे में एम्बुलेंस के गलत इस्तेमाल को लेकर के न्यूज 18 ने वो खबर दिखाई थी, वीडियो दिखाया था और वीडियो के बाद ये कार्रवाई की गई है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इस वक्त कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को लेकर के इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं। मान लो इतनी सेफ्टी नहीं आए, कोई एफिकेसी इतनी नहीं आए, देन यू अगेन फाइंड ट्राइंग टू अ डोज एडजस्टमेंट कि आपको एडजुवेंट और तो नहीं ऐड करना है। सो वी आर अज्यूमिंग एवरीथिंग इज वर्किंग करेक्टली। इट डजंट हैपन एवरी टाइम दैट एवरीथिंग वर्क्स करेक्टली। यू हैव टू, दिस इज साइंस, यू हैव टू सी हाउ थिंग्स इवॉल्व एंड देन डेवलप इट। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सो आई थिंक दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। बट yes, phase 1 human trials have started, and this is something which is very heartening because this is an indigenous vaccine. In India, we are very good in industry in terms of making molecules which are, but we don't do our R&D. So making a new vaccine is something which is of great achievement for India, that we are now into research and development in the pharmaceutical industry, making our own vaccine and being able to then mass produce it. We are very good in mass production. Isliye I feel that even if a vaccine comes from any part of the world, India will be involved in its production because 60% or more of the vaccines of the world are being made in India. So I have one question. The Covaxin, this vaccine, this vaccine, would work for lifetime? It will protect for lifetime, or it would give immunity or antibodies for some years, so that a patient or a subject can be protected for some time, and also ऐसा ना हो कि उसको कभी आगे जाके re-emergence of disease हो जाए.
So that is what, so there are two parts in this. One part is efficacy of the vaccine. How effective is the vaccine in terms of antibodies, and how long does these antibodies last? They can last for 6 months, they can last for 1 year. There are some vaccines जो once in a lifetime है. अब हम वैक्सीन कई ऐसे लगाते हैं जो हम कहते हैं एक दफ़ा लगाओ फिर आपकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग रहेगी. बट देर आर सर्टन वैक्सीन जो हर साल लगानी पड़ती है. इन्फ्लुएंजा जो है, दैट इज नॉट बिकॉज द एंटीबॉडीज आर लेस, बट बिकॉज द वायरस ऑल्सो म्यूटेट्स. So one is the antibodies you form, how long do they last, but it should also be that the virus has not changed so much that the vaccine that you gave is now not effective because the virus has not changed to an extent that it is not, the antibodies that you all have are not effective against that virus. COVID doesn't change, doesn't have what we call an antigenic drift that much as influenza has, so it's unlikely that that will happen, but it is something we need to see because this is a novel virus. So how does it behave in the next few months or years is something we will have to see, and how much is the vaccine causing the immunity is also something that we need to see. So चलिए अब आपको लिए चलते हैं कोरोना बुलेटिन उत्तर प्रदेश सरकार, जहां पर इस वक्त प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी जानकारी दे रहे हैं। ऑक्सीजन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। L2 जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था रहती है, लेकिन इनमें वेंटिलेटर्स की भी कुछ बेड्स पर व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है, और अस्पतालों में सफाई की व्यवस्था का भी निर्देश दिया गया है। पैरामेडिक्स के मॉनिटरिंग का भी आदेश दिया गया है, और मेडिकल इन्फेक्शन ना हो, चिकित्सक कर्मी सुरक्षित रहे, इसका भी आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिया है कि सभी नगरीय निकायों, सभी नगर निगम, सभी नगर पालिका, सभी नगर पंचायत, सब में पर्याप्त धनराशि जो है फाइनेंस कमीशन की उपलब्ध करा दी गई है। फर्स्ट प्रायोरिटी पर जो भी जहां भी नगर निकाय है, अपने वार्ड्स में जो स्प्रे मशीन्स हैं, ट्रैक्टर माउंटेड मशीन्स हैं, जो बाकी और इक्विपमेंट है, दवा है, जो हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन डालना है, उनका परचेज करके उपलब्ध धनराशि का उपयोग जरूर कर लें। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान, सैनिटाइजेशन को आगे बढ़ाना, और एक आदेश ये भी दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि पेयजल की सुविधा नहीं है, प्रॉपर पेयजल नहीं है, तो लोग पानी उबाल कर पिए, जिससे कि इस मौसम में जब संचारी रोग का जो है फैलने का संभावना रहती है, पेयजल शुद्ध जरूर पिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो कोविड हेल्प डेस्क है, जो जिनकी संख्या 47,381 हो गई है, और इनमें जिनमें 32,613 लोग लक्षण युक्त चिन्हित किए गए, कोविड हेल्प डेस्क से डेली रिपोर्ट ली जाए, ये निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि हम लोग कोविड हेल्प डेस्क पर अगर काम मजबूती से करेंगे तो निश्चय ही प्रथम चरण में ही जो लोग जरा भी लक्षण युक्त होंगे उनकी पहचान की जा सकेगी। आज तक यानी कल तक जो है वायु सेवा के माध्यम से लगभग 45,000 से ज़्यादा यात्री आ चुके हैं। 45,000 उत्तर प्रदेश वायु सेवा, उत्तर प्रदेश में लोग वायु सेवा के माध्यम से लोग आ चुके हैं, और इन 45,000 से अधिक लोगों में 11,695 इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में और होम क्वारंटाइन में 10,517 लोग गए हैं। 6 फ्लाइट्स कल आई हैं। इस आधार पर जो है 1,000 यात्री कल तक आए थे, और इस आधार पर कुल 46,000 यात्री कल तक हो गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ये भी आदेश दिया है कि जिन औद्योगिक इकाइयों में 20 से अधिक व्यक्ति हैं, वहां भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए। तो 25,262 कोविड हेल्प डेस्क उद्योग में स्थापित किए गए हैं, जिनमें पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर हर हेल्प डेस्क पर उपलब्ध कराया गया है। राशन कार्ड में वितरण के लिए 14/7/2020 तक कुल प्रथम पक्ष में 3,56,00,000 राशन कार्डों में से 3,29,00,000 राशन कार्ड में 13.78 करोड़ यूनिट का खाद्यान्न वितरित किया गया है, और अब 21 तारीख से यानी कल से पुनः अगले चरण का वितरण भी शुरू हो जाएगा। अभी तक अप्रैल से जुलाई तक 10 लाख नए परिवारों को नया राशन कार्ड दिया गया है। गौ संरक्षण केंद्रों में अब 5,076 गौ संरक्षण केंद्रों में 5 लाख से अधिक निराश्रित गौवंश स्थापित किए गए हैं, जिनके लिए भूसा बैंक भी स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री जी के पीड़ित सहायता कोष यानी कोविड केयर फंड से कुल अब तक 409.30 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है,
जिसमें से 219.80 करोड़ की धनराशि कोविड अस्पतालों में, चिकित्सा संस्थानों में उपकरण के लिए ही केवल दी गई है। अब तक 1 मार्च से 15 जून तक 36,31,000 प्रवासी मजदूर आए हैं और इसके बाद 16 जून से अब तक 19-20 जुलाई तक 1,32,000 लोग जो है अब तक आए हैं। स्किल मैपिंग का काम भी तेजी से किया गया है और अब तक कुल 35,27,000 लोगों की स्किल मैपिंग कर दी गई है। मनरेगा के अंतर्गत हालांकि वर्षा ऋतु है, लेकिन फिर भी 24,49,000 यानी लगभग 24.5 लाख श्रमिकों को आज भी रोजगार दिया जा रहा है और अब तक 3,418 करोड़, कल तक 3,418 करोड़ रुपए तक की भुगतान जो है ड्यू हो गया था, जिसमें से लगभग 3,000 करोड़ से अधिक भुगतान भी कर दिया गया है। इस पूरे अभियान में जो पुलिस के लिए व्यवस्था की गई है उसमें पिछले 2 दिन में 33 बटालियनों में, पीएसी के बटालियन में सफाई का अभियान चलाया गया, 87 ट्रेनिंग सेंटर में सफाई का अभियान चलाया गया और साथ साथ 71 कारागारों में भी सफाई और सैनिटाइजेशन का काम किया गया। अब तक 1,21,948 FIR दर्ज की गई हैं और 2,78,000 लोगों को नामजद किया गया है। कुल 48.15 करोड़ रुपया से अधिक का कल तक चालान कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में काफी मात्रा में निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई है और मास्क के अनुसरण का भी निर्देश सभी को दिया गया है। पुनः मैं कहना चाहूँगा, होम आइसोलेशन के आदेश आज या कल सुबह तक जारी हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया है, समिति की बैठक हो गई है और उसके आधार पर पूरे प्रदेश में एक नई व्यवस्था जल्दी ही लागू की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। तो फिलहाल एक ब्रेक ले रुकते हैं, खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।